हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के लेक्चर किए हुए हैं, तो उसमें मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को डिफिनीशंस बताई थी। उसके बाद हम गए थे सैलाइन सॉइल की तरफ, और अभी जो पार्ट 2 है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सोडिक सॉइल या जिसे एल्कली सॉइल कहते हैं उसके बारे में। सोडिक ऑब्लिक एल्कली सॉइल। तो फ्रेंड्स, पिछला लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें मैंने गलती से आप लोगों को थोड़ा सा गलत डेटा नोट करवा दिया था। तो फर्स्ट लेक्चर में एंड इस लेक्चर में मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में तो उसे करेक्ट ही करवाया था। तो जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का एरिया है आपका इंडिया में, वो आपका 7 मिलियन हेक्टेयर है, एंड जो एसिड अफेक्टेड सॉइल्स का एरिया है वो 49 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि मैंने आपको गलती से उल्टा बता दिया था। तो वो आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने गलत नोट कर लिया हो तो सोडिक और एल्कली सॉइल जो हमारी होती हैं, इनके जैसे कि मैंने सलाइन सॉइल में भी आप लोगों को एक काफी यूनिक तरीका बताया था उनकी डिफिनेशंस को याद करने का और लिखने का। तो वैसे ही हम इसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके की पॉइंट्स को नोट करना है, जैसे कि पीएच, ईसी, सार, ईएसपी एंड सोल्यूबल सार। तो इसका जो पीएच होता है सैलाइन सॉइल का, मैंने आप लोगों को पीएच बताया था लेस देन 8.5, एंड इसका जो पीएच होता है यह आपका होता है ग्रेटर देन 8.5। बात करें ईसी की, तो सैलाइन सॉइल की जो ईसी थी वो आपकी थी ग्रेटर देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर, एंड जो इसकी ईसी होती है यह होती है लेस देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर। और बात करें अगर सार की, तो सार जो हमारा होता है उसमें आपका लेस देन 13 था, बट यहाँ पर जो होता है वह ग्रेटर देन 13 होता है, एंड ईएसपी जो हमारी होती है ये आपकी ग्रेटर देन 15 होती है। एंड जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, अगर आपके सॉल्युबल साल्ट्स अधिक पाए जाएंगे, ये किसी भी कंडीशन में होता है, सॉइल में हो या आपका वाटर में हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्ट्स होंगे वो भी कम पाए जाएंगे। तो इसमें जो सॉल्युबल साल्ट्स का परसेंटेज होता है वह लेस देन 0.1% होता है। तो अगर आपको इसकी डिफिनेशन बनानी हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सोडिक सॉइल्स आर दोज सॉइल which having pH जो आपका है ग्रेटर देन 8.5, कॉमा ईसी लेस देन 4, एंड सार ग्रेटर देन 13, ईएसपी ग्रेटर देन 15। सोल्यूबल सॉल्ट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर इसके बोरान कंटेंट की बात की जाए, तो इसमें जो बोरान कंटेंट होता है वो ग्रेटर देन 0.7% होता है, सॉरी 7 ppm होता है। पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन होता है। तो ऐसे आप बहुत ही यूनिक, सटीक और आसानी से समझने वाली जो है लैंग्वेज में अपनी डिफिनेशन को लिख सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको कुछ और भी चीजें बताता हूं। तो आपकी सोडिक या एल्कली सॉइल्स जो होती हैं, इनका जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लोकुलेटेड होते हैं, जबकि हमारी सैलाइन सॉइल जो थी उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो फ्लोकुलेटेड थे। तो फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड क्या होता है? फ्लोकुलेटेड का मतलब होता है पास पास, और यहां पर अगर डिफ्लोकुलेटेड होगा तो उसका मतलब होता है दूर दूर। तो जो आपकी सैलाइन सॉइल थी जिसमें कि फ्लोकुलेटेड सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते थे, तो उसमें सॉइल पार्टिकल्स पास होने के कारण जो इरिगेशन थी उसमें आप लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जा रहा था, क्योंकि पर्कुलेशन कम हो रहा था। बट यहाँ पर जो हमारी एल्कली सॉइल होती है इसमें डिफ्लोकुलेटेड सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इसमें पर्कुलेशन भी ज्यादा होगा, तो इरिगेशन में आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ अगर इसके हम क्रस्ट की बात करें, तो जो सैलाइन सॉइल थी उसमें जो क्रस्ट होता था वो व्हाइट कलर का था, इसीलिए उसे व्हाइट एल्कली सॉइल भी कहा जाता था। बट इसमें जो आपका क्रस्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और ब्लैक कलर का क्यों होता है? क्योंकि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है,
सॉयल ऑर्गेनिक मैटर में मैंने आपको एक पॉइंट इसमें नहीं बताया हुआ है। इसमें जो है सोडिक सॉइल में इसमें सोडियम के कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये सैलाइन सॉइल हो जाती है। सैलाइन सॉइल में सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर सोडियम की अधिकता हो जाती है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में, तो ये रिएक्ट करके काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है गेन करता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है और ब्लैक कलर का क्रस्ट ऊपर जमा हो जाता है। तो ये जो सॉइल होती है ये आपको ब्लैक कलर की देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ साथ आज हम आपका नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल भी कंप्लीट कर देंगे इसी लेक्चर में। तो अभी हम बात कर लेते हैं नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की, और उसके बाद मैं दोनों का रिक्लेमेशन आपको साथ में ही बता दूंगा। इसके बाद आप लोगों को अभी साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स पर एक लेक्चर और मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक टेबल के द्वारा ये तीनों जो आपकी सॉइल्स हैं इन्हें अच्छे से समझा दूंगा, और उसे पढ़ने के बाद आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। तो नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल्स जो होती हैं, इनको अगर आपको याद करना है तो सेम फॉर्मूले के साथ आप यूज कर सकते हैं। दो सॉइल विच हैविंग पीएच, पीएच जो इसमें होता है ये ग्रेटर देन 8.5 तो होता है, बट ये वेरी करता है 8.5 से 10 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसी के बीच में वेरी करता है। एंड जो हमारी एल्कली सॉइल थी, एल्कली सॉइल का एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं जो कि शायद आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एल्कली सॉइल के बारे में तो आपको पीएच का पता है, बट जो इसकी डिग्रेडेड एल्कली सॉइल होती है, डिग्रेडेड एल्कली सॉइल, तो उसमें दो पीएच मैं आप लोगों को बता देता हूं। अर्थ क्रस्ट पे जो पीएच होता है, उसकी जो क्रस्ट होती है वहां पर जो पीएच होता है वो 6 होता है, बट जो लोअर सॉइल पीएच होता है, लोअर अर्थ क्रस्ट या लोअर सॉइल पीएच, वो आपका 8 पीएच होता है। तो इसका जो ओवरऑल पीएच हो जाएगा वो 7 पीएच हो जाएगा, जो कि मेरे एक एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये आप जरूर से नोट कर लीजिएगा एंड इसे याद करके रखिएगा। तो हम चलते हैं अभी नॉन सैलाइन सॉइल के ऊपर ही। इसका जो पीएच होता है वो आपका 8.5 से 10 होता है, और जो इसकी ईसी, ईएसपी, एसएआर, तो इसकी ईसी जो होती है ये ग्रेटर देन 4 होती है, ईएसपी जो होती है ग्रेटर देन 15, और सार ग्रेटर देन 13 होता है। तो इसमें सॉल्युबल साल्ट की मात्रा भी आप लोगों को पता हो जानी चाहिए कि कितनी होगी। तो अगर ईसी ज्यादा है तो सॉल्युबल साल्ट की मात्रा भी ज्यादा होगी, तो इसमें जो ये हो जाएगा ये 0.1% से ज्यादा सॉल्युबल साल्ट पाए जाएंगे। तो ऐसे करके आप नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की भी डेफिनेशन बना सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका जो बोरान कंटेंट होता है, और जो इसके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको सैलाइन सॉइल में तो एग्रीगेट्स थे, और नॉन सॉरी और सोडिक सॉइल जो आपकी थी उसमें डीफ्लोकुलेटेड थे, जो कि दूर दूर हो रहे थे। और इसमें जो आपका होता है इसमें भी फ्लोकुलेटेड होते हैं, दोनों पास पास सारे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। और जब एग्रीगेट्स बन जाते हैं, सॉइल पार्टिकल पास पास होंगे तो एग्रीगेट्स बनाएंगे, जिनको पेट्स, और जो नेचुरली बनते हैं उनको पेट्स कहते हैं, और क्लॉट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्रीगेट्स के बारे में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पेट्स किन्हें कहते हैं और क्लॉट्स किसे कहते हैं। तो जो नेचुरली बनते हैं उन्हें पेट्स कहते हैं, और जो आर्टिफिशियली बनते हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं या जुताई करते टाइम जो बन जाते हैं, उसे जो होता है वो क्लॉट्स कहलाते हैं। तो एल्कली सॉइल्स जो हमारी होती हैं, एल्कली सॉइल्स में
दो चीजें आप और नोट कर लीजिए, क्योंकि एल्कली सॉइल में जो होता है इसमें हम डीएपी और कैन यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। अगर हमको नाइट्रोजन भी देनी है तो बेसिकली हम इन दोनों का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूरिया। और यूरिया के यूज इसमें जो होता है वो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एल्कली और सोडिक सॉइल्स जो होती है हमारी, इनमें वोलेटिलाइजेशन लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है, जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से यूरिया हमको बहुत अधिक मात्रा में डालनी पड़ती है। और जो डीएपी होती है, सॉल्ट अधिक होने के कारण जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों आराम से अवेलेबल फॉर्म में पौधे को मिल जाते हैं। इसी के साथ बात करें अगर इसमें टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी जो आपकी होती है वो बोरान की, मोलिब्डेनम की और सोडियम की हो जाती है। तो सोडियम का तो आपको पता ही है कि ये हाई पीएच पर अवेलेबल रहता है, मोस्टली अवेलेबल ऑन हाई पीएच। सेम केस आपका मोलिब्डेनम के साथ भी होता है, क्योंकि मोलिब्डेनम एक लौता ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो एसिडिक सॉइल में जिसकी डिफिशियंसी होती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एसिडिक सॉइल में एक्सेस हो जाता है, वो अधिक मात्रा में हो जाती है। और जो आपका सोडिक या एल्कली सॉइल होती है, इनमें इन तीनों की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये दो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। सोर्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन होता है, कैसे ये सॉल्ट्स अधिक हो जाते हैं और जो हमारी सॉइल होती है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सोर्स ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, प्राइमरी मिनरल्स, आप रॉक्स भी कह सकते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इरिडेंट सेमी एरिड रीजन्स, इसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर, और जो है आपका इरिगेशन वाटर। मोस्टली जो आपके ये पांचों फैक्टर जो होते हैं मोस्टली ये वर्क करते हैं सॉरी, ये पांचों फैक्टर आपके वर्क करते हैं सॉइल को साल्टी बनाने में या साल्टेड होने में। तो प्राइमरी मिनरल्स या रॉक्स की अगर हम बात करें, तो जो हमारी रॉक्स होती हैं जिनकी वेदरिंग होती है, तो उसमें अगर आपका कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो आपका बेसिक नेचर का होगा और ये साल्ट अफेक्टेड हो जाएंगी। इसी तरह अगर एसिडिक का होता तो वहां पर आपका ग्लांस होता है, कैल्साइट होता है, तो उन सब के कारण जो होता है, जो सॉइल उसके द्वारा फॉर्मेशन होता है सॉइल का उन रॉक्स के द्वारा, तो वो आपकी एसिडिक सॉइल हो जाती है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो अगर आप ज्यादा बेसिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो इसके कारण भी आपकी सॉइल जो होती है वो साल्ट अफेक्टेड हो जाती है, साल्टी हो जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में जो फैक्टर काम करता है वहां पर लो रेनफॉल होती है, तो उसके कारण जो सॉल्ट्स की लीचिंग होनी चाहिए, जैसा कि सैलाइन सॉइल का मैंने आपको सबसे परफेक्ट तरीका जो रिक्यूमेशन का बताया था वो आपका लीचिंग था, तो जो लीचिंग होती है वो बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से पौधों को पानी पहले से ही नहीं मिल रहा होता है, इरिगेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपके सरफेस पर आ जाते हैं या प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन होता है। ग्राउंड वाटर, यहाँ पर भी सेम फैक्टर काम पड़ता है कि इवेपोट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होती है और ग्राउंड वाटर अगर कम है और इरिगेशन भी नहीं हो पा रही है सही से, तो उस केस में भी आपके साल्ट का एक्यूमुलेशन होता है एंड सॉइल जो होती है आपकी वो साल्ट अफेक्टेड हो जाती है। इरिगेशन वाटर की अगर बात करें, तो अगर आपका इरिगेशन वाटर जो है, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया या ग्राउंड वाटर भी हो गया, तो अगर विदाउट उसका ट्रीटमेंट किए आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली हमारे सभी फार्मर्स ऐसा ही करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको टेस्टिंग करानी चाहिए कि उसमें किस तत्व की अधिकता है। बाई चांस आप जो वाटर यूज कर रहे हैं इरिगेशन में और उसमें आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनका विदाउट ट्रीटमेंट आप जब उनका यूज करेंगे तो उससे भी आपकी सॉइल जो होती है वह साल्टी हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं प्लांट के ऊपर, जो आपकी साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती हैं इनका प्लांट पर इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसे आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। इफेक्ट्स एंड प्लांट्स के ऊपर, जो प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम जो है चलेंगे इसके डिक्लेमेशन की तरफ, और जो आपका लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। इफेक्ट्स
ऑन प्लांट्स। तो पौधों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उनकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो इसका जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये सही से नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट जो होता है क्लोरोसिस, सेल डेथ, इसी के साथ साथ रिड्यूस्ड यील्ड। तो अगर बात करें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो जब साल्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में आपके सॉइल सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे या आपके सॉइल में मौजूद रहेंगे, तो जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो इसकी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जब वाटर आपका कैपिलरी पोर्ट से पेड़ में जाता है तो वहां पर ऑस्मेटिक प्रेशर काम करता है, और अगर उसमें साल्ट ज्यादा हो रहे हैं तो वो आपके पेड़ में भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक लेयर हमारी पत्ती के ऊपर बन जाती है। अगर आपने देखा हो तो शायद आपने ये देखा भी होगा, तो हल्की हल्की सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से इवोपर ट्रांसपिरेशन वगैरह अच्छे से नहीं हो पाता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाती है। उसके बाद बात करें अगर क्लोरोसिस की, तो क्लोरोसिस बेसिकली सोडियम की वजह से ही होता है। तो क्लोरोसिस में जो होता है वह आपकी पत्ती का हरा रंग चला जाता है। क्लोरोफिल की जो है लॉस ऑफ क्लोरोफिल बेसिकली इसे कहा जाता है। अगर आपको एक लाइन में क्लोरोसिस को समझना है तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। सेल डेथ, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वहां पर सेल डेथ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और अगर सेल डेथ होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका यील्ड कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको इसमें जो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इरिगेशन आपको बार बार देनी पड़ेगी अगर आपको लीचिंग करवानी है या अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है, क्योंकि बेसिकली जो ये पाई जाती है वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है, तो वहां पर ऑलरेडी पानी की कमी होती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो प्लांट के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दो टर्म होती हैं। तो नेक्रोसिस जो होता है, नेक्रोसिस में आपके डेथ ऑफ टिश्यू, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्रोसिस में आपके प्लांट की ही डेथ हो जाती है, और जो आपका क्लोरोसिस होता है इसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है। दोनों में आपका कलर लॉस हो जाएगा, पत्ती का हरा रंग चला जाएगा। तो इसमें टिश्यूज की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, अगर नेक्रोसिस आपके फील्ड में हो गया है तो फिर कास्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ ही जाएगी एंड जो आपका प्रोडक्शन होगा वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रेक्लिमेशन की। रेक्लिमेशन ऑफ एल्कली एंड नॉन सैलिनिटी सॉइल। नॉन एल्कली सैलाइन सॉइल। बस इसी के बाद आप लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली एंड नॉन एल्कली सैलाइन सॉइल या नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल का जो होता है, इसमें हम जिप्सम का यूज करते हैं, आयरन पायराइड, जिप्सम में इसका जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, तो ये आपको फार्मूले भी याद करके रखने हैं। एंड आयरन पायराइड जो होता है FeS2। तो जो जिप्सम का रेट होता है ये आपका होता है 8 क्विंटल पर हेक्टेयर, एंड जो आयरन पायराइड यूज किया जाता है ये आपका 12 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। तो इनकी आपको डोजेस भी ये याद करके रखनी है। इसी के साथ साथ ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है, एंड ग्रीन मैन्योरिंग के आपके दो फायदे हो जाते हैं। एक तो इसकी वजह से सॉइल का पीएच कम हो जाता है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन में यूज होता है तो वहां पर H2O तो दिया ही जाता है एंड CO2 गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपके कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोनिक एसिड जो बनता है इसकी वजह से सॉइल का पीएच रिड्यूस हो जाता है, एंड ग्रीन मैन्योरिंग करने से आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बेसिकली ग्रीन मैन्योरिंग में न्यूट्रिएंट जो होता है आपका वो नाइट्रोजन की जो होती है अधिकता हो जाती है, बट उसी के साथ साथ जब हम पेड़ को डायरेक्टली उसमें जुताई कर देते हैं तो उसके साथ साथ आपके 17 जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सभी की मात्रा
कुछ हद तक उसमें इंक्रीज हो जाती है, बट मेजर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसीलिए हमें हमेशा ग्रीन मैन्योरिंग नाइट्रोजन से रिलेट करके ही पढ़ाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो वेल रोटेड एफवाईएम, वेल रोटेड एफवाईएम ऑब्लिक कंपोस्ट, इसकी जो डोज होती है वो 12.5 क्विंटल पर हेक्टेयर, सॉरी 12.5 टन पर हेक्टेयर। तो वेल रोटेड एफआईएम यूज करने से भी आपके दो चीजें होती हैं, एक तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो जाता है, जिसका कि मैंने आपको पहले बताया था कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आपका एल्कली सॉइल में काफी कम हो जाता है, क्योंकि वो बर्न हो जाता है सोडियम के साथ रिएक्ट करके, हाई टेम्परेचर होता है और उसी की वजह से इसका कलर भी ब्लैक हो जाता था। तो पहला तो आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, दूसरी बात डिफ्लोकुलेशन हो जाता है हमारी एल्कली सॉइल में। तो जब हम एफवाईएम या कंपोस्ट उसमें मिला देंगे तो सॉइल पार्टिकल्स का एग्रीगेशन भी हो जाएगा एंड फ्लोकुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से इरिगेशन में भी हमें थोड़ी सी हेल्प होगी। इसके बाद बात करें मल्चिंग की, तो मल्चिंग जब हम कर देते हैं तो मल्चिंग की वजह से आपका इवोपोरेशन रेट जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट तो फिर भी वैसे ही रहता है। तो इसकी वजह से जो आपके सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इरिगेशन की आवश्यकता हमें उतनी नहीं रह जाती है जितनी की पहले थी, क्योंकि जो इवोपोट्रांसपिरेशन रेट था वो अब पहले से रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, वाटर यूज इफिशियंसी भी बढ़ जाती है एंड सॉल्युबल साल्ट्स जो आपके होते हैं वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से भी आपके इसके रिक्लेमेशन में मदद मिलती है और प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम रिक्लेमेशन में देखते हैं। एंड जो सैलाइन सॉइल का मैंने रिक्लेमेशन में आपको बताया था लीचिंग, तो लीचिंग आपके सभी साल्ट अफेक्टेड सॉइल का एक बेस्ट जो है बेस्ट तरीका है, सबसे ज्यादा अच्छा जो और सबसे ज्यादा सुटेबल जो होता है वो लीचिंग होता है। लीचिंग आपको आपकी साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स अगर हैं तो वहां पे आपको करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टेबल के द्वारा आपको ये तीनों सॉइल्स जो हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके बाद आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमको ये बताइएगा कि हमें आगे आने वाली वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो बीएससी एंड एमएससी की सेमेस्टर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, आपको क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है, टिलेस पढ़ाया जा रहा है, तो वो सब चीजें मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आपका साथ ही साथ चल रहा है। तो प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, तो आप वो भी वहां पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आपको दे दी जाएगी, जिसमें कि आप आराम से जाकर डेली क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि हम कैसा स्कोर कर रहे हैं, अभी हमें किस टॉपिक पर पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। और आप वो टॉपिक हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो अच्छे से बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।